हेलो एवरीवन। वेलकम टू बी टेक्निकल। मेरा नाम है भावेश और आज मैं आपको बताने वाला हूँ उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक वैकेंसी निकाली थी असिस्टेंट इंजीनियर के लिए। तो ये वैकेंसी थी, अगर आप एडवर्टीजमेंट नंबर देखेंगे तो यहाँ पे मैं मेंशन कर दिया हूँ A9/E1/2024। 2024 की वैकेंसी थी। ये 17/12/2024 को आया हुआ था। इसमें पहले प्रीलिम्स हुई थी। तो प्रीलिम्स शॉर्ट लिस्ट करने के लिए इन्होंने हालांकि जो 2022 की वैकेंसी थी, मतलब इससे पहले की जो वैकेंसी थी उसमें प्रीलिम्स नहीं था, एक सिंगल एग्ज़ाम हुई थी। और पैटर्न चेंज किया था उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने। पहले जो असिस्टेंट इंजीनियर का एग्ज़ाम होता था उसमें प्री, फिर मेंस, मेंस में कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम होती थी। बेस्ड ऑन दैट फिर इंटरव्यू होता था। मीन्स प्री के बाद फिर प्री नहीं, एक एक मीन्स लगातार एग्ज़ाम होती थी। कुछ ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन होते थे, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते थे, और उसके बाद फिर जो रिटर्न क्वालिफाई करता था उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता था और फिर एग्ज़ाम होती थी। इसके बाद लाइक अदर पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश ने भी चेंज किया एग्ज़ाम के पैटर्न को, और अब ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्ज़ाम लेते हैं। तो जो पहले वैकेंसी थी, यानी इस वैकेंसी के इस एडवर्टीजमेंट से पहले की जो लास्ट वैकेंसी आई हुई थी उसमें एक सिंगल एग्ज़ाम हुआ था, और उस एग्ज़ाम के बेस पे फिर जो भी रिटर्न में क्वालिफाई किया गया था उस पर्टिकुलर 3 टाइम्स लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल कॉल किया गया था, और उसके बाद फिर फाइनल सिलेक्शन हुआ था। तो अब की बार जो एग्ज़ाम हुआ है इसमें इन्होंने जो एग्ज़ाम का पैटर्न था वो थोड़ा सा चेंज किया। इसमें पहले प्रीलिम्स लिया, प्रीलिम्स में शॉर्ट लिस्ट किया लोगों को। 15 टाइम्स लोगों को बुलाया था उन्होंने मेंस के लिए, मतलब मेंस के लिए कॉल किया था 15 टाइम्स लोगों को। और फिर जो भी प्रीलिम्स में क्वालिफाई किया उनकी मेंस का एग्ज़ाम हुआ। ये एग्ज़ाम 28/9 यानी 28 सितंबर 2025 को ये कंडक्ट किया गया था, मेंस का एग्ज़ाम। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेंस एग्ज़ाम के पेपर का एनालिसिस कि कैसा रहा पेपर ओवरऑल, और फिर लोगों के क्या गुड स्कोर हो सकते हैं, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितने जा सकता है। ठीक है। पहले मैं थोड़ा सा बता दूं, जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ था वो भी चूँकि पैटर्न चेंज हुआ था। तो जैसे अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्ज़ाम दिए हों तो समहाउ लाइक दैट सेम पैटर्न था इनका। उसी बेस पे इन्होंने प्रीलिम्स का एग्ज़ाम लिया था, जिससे इन्होंने बहुत सारे लोग उसमें छट गए थे, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, पेपर्स ज़्यादा हो जाते हैं, और विद इन शॉर्ट टाइम में लोगों को उसको पढ़ के फिर कवर करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता था। वो भी एक रीज़न था। और दूसरी बात है कि उसने जब प्रीलिम्स का जो इन्होंने रिज़ल्ट दिया था उस रिज़ल्ट को लेके भी थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, जिसमें केस वगैरह हो चुके हैं, कोर्ट केसेस हो गए हैं। तो अभी कोर्ट केसेस चल ही रहे हैं। बीच में ये थोड़ी सी अफवाह थी कि हो सकता है मेंस का एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए, लाइक दैट इस तरह की तमाम बातें हो रही थी। इवन दो एग्ज़ाम सक्सेसफुली कंडक्ट कराया गया 28/9 को, 28 सितंबर 2025 को एग्ज़ाम हुआ मेंस का। और एग्ज़ाम होते हुए 1 वीक से ज़्यादा हो चुका है, अभी तक आंसर की रिलीज नहीं हुई है। दैट मे बी ड्यू टू दैट कंट्रोवर्सी एंड कोर्ट केसेस ऑफ प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स रिजल्ट्स। तो वो सब कारण भी हो सकता है। नहीं तो अमूमन 1 हफ्ता के अंदर इनका आंसर कीज आ जाता है। ठीक है। तो अभी आयोग द्वारा कोई भी आंसर की नहीं घोषित की गई है। इनके बहुत सारे जो एक्सपेक्टेड आंसर हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पे डाला है, या आपको और भी इंटरनेट सोर्सेज से मिल जाएंगे। मैंने भी इनके दोनों सब्जेक्ट के 4 पार्ट में अपने चैनल पे डाल रखा है। आप वहाँ से भी अपना आंसर की चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कहीं पे कोई क्वेश्चन डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, है ना। और बाकी लोगों ने भी कुछ कमेंट कर रखा है तो आप उसके कमेंट को भी देख के एनालाइज कर सकते हैं। तो उसी के क्रम में चलिए आज का ये
मैं आपको बताऊं तो इसको मैंने इस तरह से ये किया है कि पहले आप वैकेंसीज देख लीजिए कि ये जो एडवर्टीजमेंट आया था इसमें कितनी वैकेंसी थी। तो डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसीज ये इस तरह से था कि जो पहला है सीरियल नंबर में आप देखेंगे, ये है इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट। इसमें ये मैकेनिकल का है, मैं जो बात करूँगा सिविल इंजीनियरिंग का करूँगा। ठीक है, तो इसमें दूसरे नंबर पे अगर आप देखेंगे यूपी जल निगम, यूपी जल निगम रूरल में सिविल इंजीनियरिंग असिस्टेंट इंजीनियर के कुल पोस्ट थे 107, यानी टोटल 107 वैकेंसी थी, जिसमें 44 जनरल की, 22 आपका एससी का और 2 एसटी का, 29 ओबीसी का, 10 ईडब्ल्यूएस का। ठीक है, इस तरह से आपका फिर जो पीएच वगैरह है ये टोटल वैकेंसी में से उनके परसेंटेज है, या फीमेल का है, पीएच का है, ये इस तरह से यहाँ दिया गया है। ठीक है, तो पहला हो गया यूपी जल निगम में आपको 107 वैकेंसी। देन यूपी जल निगम रूरल, ये इलेक्ट्रिकल का है, इसकी बात मैं नहीं करूँगा, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का। ठीक है, फिर यहाँ पे सिविल आ रहा है आपका, ये है रूरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। इसमें आपके 65 पोस्ट है टोटल। इसमें जनरल की बात करूँ तो 29, एससी 17, एसटी 2, ओबीसी 11 और ईडब्ल्यूएस जो है वो 6 है। ठीक है, आगे मैं बात करूँ अगेन ये मैकेनिकल का है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट, यूपी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ सेंट्रलाइज सर्विस। इसमें जो असिस्टेंट इंजीनियर का सिविल का पोस्ट है टोटल 40 पोस्ट है, जिसमें से 26 पोस्ट जनरल में है, 10 आपका एससी के लिए, 0 एसटी के लिए, 2 ओबीसी के लिए, फिर 2 ईडब्ल्यूएस के लिए। इसके बाद है आपका पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, जो कि सबसे डिमांडेड डिपार्टमेंट है। इसमें बहुत सारी वैकेंसी है, टोटल 226 है ना, 226 वैकेंसीज है। तो इसमें ज़्यादा मारामारी होता है। मारामारी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसकी सपोज जो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं और उसको रूरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट मिल गया, जल निगम मिल गया, तो वो भी चाहते हैं कि मैं पीडब्ल्यूडी में जाऊँ, और वो दोबारा फिर से अप्लाई कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से इसको थोड़ा प्रायोरिटी फर्स्ट रहता है पीडब्ल्यूडी सब लोग सबका। तो इसमें जनरल के कुल पोस्ट 72 है, 76 आपका इसमें एससी है, देन 1 एसटी है, 55 आपका ओबीसी है और 22 ईडब्ल्यूएस है। इसके बाद एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में देखेंगे तो इसमें एग्रीकल्चर का इसकी बात मैं नहीं करूँगा। नेक्स्ट जो है आपका फिर इलेक्ट्रिकल है, इसके बाद सिविल इंजीनियरिंग। इरिगेशन यानी वाटर रिसोर्स डायरेक्टरेट में जो है आपका टोटल 20 पोस्ट है, जिसमें से 9 पोस्ट है जनरल के लिए, अगेन 4 एससी के लिए, 0 और फिर 5 ओबीसी के लिए और 2 ईडब्ल्यूएस के लिए। और नेक्स्ट जो है वो आपका मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट। इसमें टोटल सिविल के पोस्ट जो है वो 6 हैं, जिसमें से 4 जनरल के हैं और 2 पोस्ट जो है वो आपके ओबीसी के हैं। तो टोटल अगर आप ये देखा जाए कि टोटल वैकेंसी जो है इसमें 582 टोटल वैकेंसी है। ठीक है, जिसमें से 258 जो है वो आपका जनरल का है, 148 आपका एससी का है, 9 एसटी का है, 116 जो है वो आपका ओबीसी का है और 51 आपका ईडब्ल्यूएस का है। ठीक है, तो ये थी टोटल वैकेंसी इस एडवर्टीजमेंट में और कैटेगरी वाइज इनका क्या डिस्ट्रीब्यूशन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका इसमें कुछ जो बैकलॉग वैकेंसी है ओबीसी का वो 22 है। ठीक है, ये भी आप देख लीजिए। और यहाँ पे इन्होंने जो डिफरेंट फिजिकली हैंडीकैप्ड का वो दिया गया है, वो यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है, आप इसको एक बार देख लें, जो पीएच कैंडिडेट है उनके लिए इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, आगे आते हैं, अब बात करते हैं कि पेपर जो 28 सितंबर को इसका मेंस का पेपर हुआ, पेपर 1 पेपर 2, वो कैसा रहा उसकी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए पेपर 1 में बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, सीपीएम पार्ट, एस्टिमेटिंग, ये सब कंबाइंड मैं कर दिया हूँ। इन सारी चीज़ों से मिला के टोटल 20 क्वेश्चंस देखने को मिला था।
ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चन कुछ बिल्डिंग मटेरियल से थे, कुछ कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड थे, कुछ आपका सीपीएम पार्ट से जो होता है मैनेजमेंट से का जो पेपर होता है उनसे रिलेटेड था, एस्टिमेटिंग वगैरह से भी एक दो क्वेश्चन देखने को मिल गया आपको। तो ये कंबाइंडली लगभग 20 क्वेश्चन आपके इसमें से थे। इसके बाद सॉइल मैकेनिक्स जो है, जो टेक्निकल इंजीनियरिंग बोलते हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 24 क्वेश्चन के आसपास इसमें आपको देखने को मिल जाएगा पेपर वन में, जियो टेक से 24 क्वेश्चन। मैकेनिक्स के टोटल 8 क्वेश्चन थे अगर आप देखेंगे, मतलब स्ट्रक्चरल पार्ट बोल सकते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहला मैकेनिक्स आता है, तो मैकेनिक्स से भी कुछ क्वेश्चंस थे। तो 8 क्वेश्चन मैकेनिक्स से थे। बाकी सोम स्ट्रक्चर एनालिसिस कंबाइंड मिला के अगर देखें तो 23 क्वेश्चंस थे टोटल, सोम स्ट्रक्चर एनालिसिस मिला के। आरसीसी की बात करूँ तो टोटल 15 क्वेश्चन आरसीसी से थे और 10 क्वेश्चन आपका स्टील डिजाइन से था। ठीक है, आरसीसी डिजाइन, स्टील डिजाइन। आरसीसी में आपका बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट आईएस 456 कोड से पूछ दिया गया था। ठीक है, उसी तरह से स्टील से भी कोड से बहुत सारे क्वेश्चन थे, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन भी थे। एकदम टिपिकल जो डिजाइन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वैसा नहीं देखने को मिला था क्वेश्चन। पेपर वन का ओवरऑल अगर हम आकलन करें तो पेपर वन जो था वो एज कंपेयर टू पेपर टू, ये इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं आप, इजी टू मॉडरेट में था ये, इजी टू मॉडरेट। ठीक है, पेपर वन आपका इजी टू मॉडरेट में था। पेपर टू जो था वो आप मॉडरेट कर सकते हो, कुछ इजी भी थे बट उसमें डिफ़िकल्ट भी थे कुछ क्वेश्चंस, मींस जो कि ऐसे सारे लोग नहीं बना सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर टू में देखने को मिलेगा। लेकिन पेपर वन जो था वो बहुत सारे क्वेश्चन ईजी थे, तो इसलिए इसको ईजी टू मॉडरेट में आप रख सकते हैं। अब बात करते हैं पेपर टू में। पेपर टू में सर्वेइंग से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है, सर्वेइंग में आपका नॉट ओनली मैं सिर्फ सर्वेइंग मतलब जो आप जनरली पढ़ते हैं, चेन, थेडोलाइट, डंपी लेवल, इनसे ही रिलेटेड नहीं, ज्योमेटिक्स का भी बात कर रहा हूँ मैं। सर्वेइंग जब बोल दिया तो उसमें सारे, चाहे आप एरियल फोटोग्रामेट्री की बात करें, ज्योमेटिक्स की बात करें, तो वो सारे सर्वेइंग में थे। तो टोटल सब मिला के आपको 19 क्वेश्चन के आसपास आपका सर्वेइंग में आया हुआ था। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है ना, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग मतलब वाटर सप्लाई, वेस्ट वाटर, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, है ना, इन सारी चीज़ों से मिला के कुल 20 क्वेश्चन के आसपास आपको पेपर टू में आया हुआ था। ठीक है, तो सर्वेइंग में जैसे मैं पूरी सर्वेइंग की बात कर रहा हूँ, उसी तरह से इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग जो आप पूरे इसके घर की बुक देख रहे हैं, दोनों पार्ट, पार्ट वन पार्ट टू, तो वैसे समझ लीजिए कि इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग का वाटर सप्लाई से लेके सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट तक सारी चीज़ें मिला के कुल 20 क्वेश्चन आपको पेपर टू में आया हुआ था। नेक्स्ट है इरिगेशन। इरिगेशन से आपका टोटल 22 क्वेश्चन आया हुआ था। इरिगेशन में भी आपका बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाती है, कुछ फ्लूइड का पार्ट भी आपका इरिगेशन के अंदर आ जाता है, बट मैं यहाँ फ्लूइड को सेपरेट किया हूँ। अगर आप फ्लूइड मैकेनिक्स से टोटल क्वेश्चन देखेंगे तो 18 क्वेश्चन के आसपास आपको फ्लूइड मैकेनिक्स को देखने को मिलेगा। तो बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है कि आप कुछ इरिगेशन में काउंट कर लें फ्लूइड का क्वेश्चन, और कुछ इरिगेशन का क्वेश्चन हम फ्लूइड में काउंट कर लें। जो टिपिकल एकदम इरिगेशन है वो इरिगेशन में है ना, कुछ फ्लूइड से ही रिलेटेड है। तो आपका फ्लूइड का टोटल 18 क्वेश्चन था। ठीक है, इरिगेशन के 22, फ्लूइड के 18। हाईवे इंजीनियरिंग से भी आपको 12 क्वेश्चन आया हुआ था पेपर टू के अंदर। इसके अलावा आपका रेलवे और एयरपोर्ट से भी क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें से 5, 4 मतलब टोटल 9 क्वेश्चन के आसपास आया हुआ था एयरपोर्ट और रेलवे इंजीनियरिंग से। ठीक है, तो पेपर टू में आपका ये मेन सब्जेक्ट रहे थे, सर्वेइंग, इन्वायरमेंट, इरिगेशन, फ्लूइड, हाईवे और रेलवे, रेलवे एंड एयरपोर्ट। और पेपर टू में आपका बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन, देन सॉयल मैकेनिक्स, मैकेनिक्स, सोम, आरसीसी डिजाइन, स्टील डिजाइन, एट्सेट्रा। ठीक है, तो अगर आप इस तरह से देखें तो क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको लगेगा कि हाँ, अगर आप, ऐसा नहीं है कि कोई एक सब्जेक्ट आपने स्किप कर दिया, कि सपोज आपने हाईवे नहीं पढ़ पाया तो आपके 12 क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो आपको सारे सब्जेक्ट लगभग जो भी सिलेबस के हिसाब से था वो कवर करने थे, तभी आप इसमें स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि एकदम एक दो क्वेश्चन आ गया, हाईवे में मैंने बहुत समय दिया और हाईवे क्वेश्चन नहीं है, ऐसा नहीं है। तो लगभग सारे सब्जेक्ट को टच किया गया है, हर जगह से क्वेश्चन पूछे गए हैं और एक बैलेंस्ड वे में पूछा गया है। ऐसा नहीं कि 40 क्वेश्चन सॉइल का ही पूछ दिया, है ना, इस तरह से भी नहीं है, क्वेश्चन को एक बैलेंस वे में पूछा गया है।
ठीक है, तो ये था क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन। आगे आते हैं कि अब पेपर वन में क्या एनालिसिस रहा। पेपर वन का एनालिसिस, अगर जैसे कि मैं पहले बता दिया आपको कि पेपर वन आपका इजी टू मॉडरेट था, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इजी वे में बन जा रहे थे। ठीक है, तो जो गुड स्कोर है पेपर वन का, मतलब पेपर वन में जो बहुत अच्छे से पढ़ाई करके गए हैं और उन्होंने एकदम अच्छे तरीके से एग्ज़ाम को सीरियसली कवर किया है, तो उसका जो गुड स्कोर होगा, अगर मैं हिंदी की बात करूं तो अगर आपके 15 से 18 क्वेश्चन के बीच में सही हो रहा है, ठीक है, तो आपका गुड स्कोर में आ रहा है। कि मतलब पेपर वन में दो पार्ट होता है, पहला हिंदी, दूसरा टेक्निकल। तो हिंदी के 25 क्वेश्चन होते हैं और टेक्निकल के 100 क्वेश्चन, तो टोटल 125 क्वेश्चन आपके पेपर वन में होते हैं, टोटल 125 क्वेश्चन आपके पेपर टू में होते हैं। तो पेपर टू में आपका जो 25 क्वेश्चन होता है वो जीएस का होता है, जीएस का 25 क्वेश्चन और टेक्निकल का 100 क्वेश्चन। इसमें हिंदी के 25 क्वेश्चन और टेक्निकल के 100 क्वेश्चन, तो 125 इसमें 125 में, इस तरह का ये एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है वो ये है। तो हिंदी में जिसका पेपर वन में 15 से 18 क्वेश्चन सही हो रहा है वो अच्छे स्कोर किए हुए हैं, और टेक्निकल में अगर आपका 65 से 75 के आसपास आ रहा है तो आपका एक गुड स्कोर है। और जो एवरेज स्टूडेंट है ना, जो एवरेज स्टूडेंट जो कि मतलब थोड़ा बहुत भी आप टेक्निकल नॉलेज रखते हैं और आपने एग्ज़ाम दिया है, तो ऑब्वियसली बात है आप 1-2 महीना भी पढ़ के आराम से 2 महीने भी सीरियसली पढ़ के तैयारी करके दिए हैं, तो आपका जो एवरेज स्कोर है मतलब 12 से 15 आप हिंदी में आराम से सही कर ले जाएंगे, और टेक्निकल आपके 55 से 65 के बीच में आपका सही कर पाएंगे। आप अगर किए हैं तो आपका एवरेज स्कोर जो है ये इसी बीच में रहने वाला है। ठीक है, और अगर मैं पेपर टू की बात करूं तो पेपर टू, जैसे कि मैं बताया कि पेपर टू इज़ टफर एज कंपेयर टू पेपर वन। ठीक है, पहला टफर क्यों? क्योंकि इसमें जीएस है, और जीएस जो है वो टेक्निकल का उतना अच्छा नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, जीएस भी हम पढ़ते हैं बट उतने बेटर वे में नहीं पढ़ते हैं। जहाँ 100 क्वेश्चन आपका टेक्निकल है, 25 क्वेश्चन जीएस, तो हम जीएस लेके थोड़ी बैठे रहेंगे। बट इसके बावजूद भी बहुत सारे जो गुड स्कोर हैं, 12 से 16 क्वेश्चन आप सही कर लेते हैं, क्योंकि आप बहुत सारे एग्ज़ाम देते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, तो कुछ क्वेश्चन आप सही कर देते हैं। ठीक है, तो अगर 12 से 16 क्वेश्चन के बीच में आपका स्कोर हो रहा है पेपर टू में जीएस में, तो आपका अच्छा स्कोर है। और टेक्निकल में अगर आपका 55 से 65 के बीच में आप सही कर रहे हैं पेपर टू में, ठीक है, मैं पेपर टू की टेक्निकल की बात कर रहा हूँ, इसमें 55 से 65 के बीच में आपका स्कोर है, तो आपका गुड स्कोर है। ठीक है, और एवरेज स्टूडेंट की बात करूँ मैं तो वो भी जीएस में 8 से 12 क्वेश्चन सही कर सकते हैं, है ना। और टेक्निकल में 45 से 55 क्वेश्चन जो एवरेज स्कोर होगा वो 45 से 55 क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, तो ये दोनों में बता दिया कि गुड स्कोर और एवरेज स्कोर आपका क्या होने वाला है। ठीक है, अब ये जो मैं बताया गुड स्कोर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब 75 क्वेश्चन ही सही कर पाएगा, इससे ज़्यादा नहीं। हो सकता है किसी के 80 भी सही हो रहे हैं, हो सकता है किसी के 85 क्वेश्चन भी टेक्निकल में सही हो सकता है ना, 90 तक भी सही हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन अगर आपके 65 से 75 के बीच में पेपर वन में टेक्निकल में आप स्कोर कर रहे हैं तो वो एक अच्छा स्कोर है। ठीक है, मतलब आप सेफर जोन में हैं। ठीक, अभी मैं कट ऑफ की बात करूंगा, मैं ये बता रहा हूँ कि ये अच्छा स्कोर है आपका, 15 से 18 हिंदी में और 65 से 75 आपका टेक्निकल में। सिमिलर वे अगर मैं पेपर टू की बात करूँ तो अगेन 12 से 16 क्वेश्चन आपके जीएस में और 55 से 65 क्वेश्चन आपके टेक्निकल में। ठीक, अब आते हैं गूगल फॉर्म। मैंने एक गूगल फॉर्म बना के अपने चैनल पे डाला हुआ था, जब मैं इसका आंसर की प्रिपेयर किया था उस समय भी, और इसके बाद भी मैंने पोस्ट में भी डाल रखा था। लेकिन ये गूगल फॉर्म, सबसे पहले मैं बताऊं कि एक तो ये उतना रिलायबल नहीं है, चूँकि इसमें हमें पता नहीं होता है आप ये स्कोर सही डाल रहे हैं क्या। एक बिलीफ सिस्टम है, मान लीजिए मैं ये जितना भी रिस्पांस आया है, एक तो रिस्पांस बहुत कम आता है ना। सपोज आपके जितने भी कैंडिडेट एग्ज़ाम में बैठे हैं उसके 5% भी आपको रिस्पांस नहीं मिलता है, 10% भी रिस्पांस नहीं मिलता है। ठीक है, तो गूगल स्कोर उतने रिलायबल नहीं है, एक फर्स्ट पॉइंट। दूसरे पॉइंट ये है कि इसमें ना लोग कुछ भी स्कोर भर देते हैं। सपोज आपका
420 आ रहा, आप 440 भर दो। किसी का 500 आ रहा है, वो 550 भर दिया। तो यहाँ पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात होती नहीं है, या आपको एक लाइबिलिटी इसमें कुछ है नहीं। मतलब आपको एक फॉर्म भरना है, कुछ वो नहीं है कि आप गलत भी भर देंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। एक बिलीव सिस्टम है। तो मोस्ट ऑफ द इसमें अगर आप खुद भी देखो, तो मैं स्क्रीनशॉट इसलिए लगा रखा हूँ। आप ये रिस्पॉन्स देखिए यहाँ से वहाँ तक, ठीक है। तो इसको देख के भी आपको लगेगा कि मतलब ये आपको खुद में लगेगा कि हाँ चलो, आपको बिलीव नहीं होगा एक, ठीक है। तो तब भी मैं आपको आपके उसके लिए डाल रखा था। तो इसमें जो रिस्पांस हमें मिला, उसमें ज़्यादातर 45% के आसपास जनरल का है, 26% के आसपास ओबीसी, 21% एससी आपका, बाकी आपका दूसरे कैटेगरी है एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है, ठीक है। तो इसका भी रिस्पांस मिला, इसके बेस पे भी मैंने कुछ आकलन किया। बट मैं अभी भी बता रहा हूँ कि दिस इज़ नॉट रिलायबल, है ना। गूगल फॉर्म वगैरह ये उतना रिलायबल नहीं है, अनलेस और अनटिल कि आपको रिस्पॉन्सेज बहुत ज़्यादा नहीं हो, ठीक है। सपोज जितने भी स्टूडेंट, अगर 7,000 कैंडिडेट एग्जाम में बैठा है, तो आपको 4,000 भी रिस्पॉन्स आ जाए, या 50% मान लो 3,000 भी रिस्पॉन्स आ जाए, तब भी आपको लगेगा कि चलो उस पर आप कुछ वो कर सकते हैं। लेकिन रिस्पॉन्स आपका कुछ खास आता नहीं है। जो भी ये दिखाता है उसका बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक मुझे नहीं लग रहा है कि इस बेस पे वो कुछ मतलब एक्सपेक्ट कर पाए, ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जज कर पाएगा, ठीक। तो तब भी आपको, आपके लिए मैं ये बता दिया कि गूगल का रिस्पांस भी था उसका, ये था। अब आते हैं, हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो अभी तक जो भी मैंने डिस्कस किया उसको देखते हुए आप देखे होंगे कि वैकेंसीज़ का मैंने बात करा कि वैकेंसीज इस बार ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस। जो लास्ट एडवर्टीजमेंट आई थी, लास्ट वैकेंसी आई थी यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का, उसमें कम वैकेंसी थी, काफ़ी कम वैकेंसी थी। इस समय आपको 500 से ज़्यादा है ना, 600 के आसपास आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वैकेंसी भी बढ़ी है और आपका इस बार पीडब्ल्यूडी भी में भी वैकेंसी ज़्यादा है, ठीक है। तो एक वैकेंसीज़ है। दूसरा, आपके बहुत सारे जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, जो कि पिछली बार नहीं हुआ था, उसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट आपके छट गए। हो सकता है कुछ ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जो मेंस में बहुत अच्छा स्कोर कर पाता, लेकिन प्रीलिम्स में उसका निकल ही नहीं पाया, क्योंकि वो उतने सब्जेक्ट कवर नहीं कर पाए। ऐसे भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो प्रीलिम्स की वजह से छट गए, है ना। उसका टेक्निकल बहुत अच्छा था। तो ये सब भी रीज़न है। अपार्ट फ्रॉम दिस और भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, ठीक है। तो बेस्ड ऑन अबव जो भी मैंने डिस्कस किया, उसके हिसाब से पेपर 1 पेपर 2 दोनों का एनालिसिस भी मैंने आपको बताया, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए और क्या डिफ़िकल्टी लेवल थी, और वो भी मैंने डिस्कस किया आपके साथ, ठीक है। तो अब आप उसके बेस पे मैं एक जज कर रहा हूँ। ये एक्सपेक्टेड है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एकदम से ये हो जाइए कि हाँ इतना ही कट ऑफ जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही कट ऑफ जाएगी। बट हाँ, जब आप पेपर को एनालिसिस करते हैं, पेपर को देखते हैं, और आप बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हुए होते हैं, निगेटिव मार्किंग भी है इसमें, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो उसके बेस पे आप एक एक जजमेंट डिसाइड करते हैं। बहुत सारे मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी जब एक तो आयोग का आंसर की आएगी, ठीक है, फिर उसमें बहुत सारे डाउट होंगे, लोगों के ऑब्जेक्शन रेज करेंगे कि ये क्वेश्चन डिलीट किया जाए, ये गलत है। ऐसे होता ही है अमूमन हर एग्जाम में। इसमें भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन लगेगा कि इसका या तो क्वेश्चन गलत है, किसी का ऑप्शन गलत है, तो इस तरह से बहुत सारे आंसर कीज गलत देंगे। तो जब फाइनल आंसर की इनका आता है, तो उस रिजल्ट के साथ ही आता है, तो उसमें आपको टाइम नहीं मिलता है। तो वो भी एक फैक्टर है कि एक तो निगेटिव मार्किंग है। अगर आपका मान लीजिए कि 2 4 5 क्वेश्चन भी इधर उधर हो गया, तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे, प्लस निगेटिव पॉजिटिव का भी चीज़ें हो जाएगा, है ना। कुछ मतलब गलत गलत होने के कारण उसके 2 मार्क्स 4 मार्क्स 5 मार्क्स निगेटिव में चला गया, और कुछ सही हो जाने के कारण उसके 5 10 मार्क्स इधर, है ना। 3 4 क्वेश्चन भी, मतलब एक क्वेश्चन पे 4 मान के चलिए आप कि एक क्वेश्चन पे आपका 4 मार्क्स है, क्योंकि एक निगेटिव है, ठीक है। तो इस तरह से वेरिएशन आते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये सब बहुत सारे फैक्टर है जो कि इम्पैक्ट करेगा। तो बेस्ड ऑन द अबव डिस्कशन, जनरल का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो आपका 450 से 460 के बीच में
अगर आपका स्कोर हो रहा है तो आपका श्योर है कि आपका इंटरव्यू कॉल आने के चांसेस है। ठीक है, तो ये जो मैं बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि रिटन एक्सपेक्टेड कट ऑफ अमंग ऑल डिपार्टमेंट टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। मतलब ये जो इतने मार्क्स जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ, ये आपको इंटरव्यू कॉल के लिए बता रहा हूँ कि आपका इंटरव्यू कॉल आएगा। फिर फाइनल सिलेक्शन जो होगा उसमें कट ऑफ अलग होगी, क्योंकि 100 मार्क्स का यहाँ पे इंटरव्यू है। तो 100 में किसी को 60 दे दिया, किसी को 30 दे दिया, तो फाइनल में बहुत का वेरिएशन आ जाता है। ठीक है, तो ये जो भी मैं बता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपका 450 से अबव स्कोर हो रहा है, तो आप एक्सपेक्ट करिए कि आपको इंटरव्यू कॉल आएगा और आप उसके प्रिपरेशन करिए। इसी तरह से अगर EWS कैंडिडेट है कोई और उसका 440 से 450 के बीच में स्कोर हो रहा है, तो आप भी एक्सपेक्ट कीजिए कि आपका इंटरव्यू कॉल आएगा और आप सेफ जोन में हैं। ठीक है, फिर आप इंटरव्यू का प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि इंटरव्यू में भी बहुत वेरिएशन है। 100 मार्क्स का इंटरव्यू है, आप ध्यान रखिए। अगर 10 से 15 मार्क्स भी इधर उधर हो जाता है तो आपके फाइनल सिलेक्शन होने में थोड़ा सा कुछ ना कुछ गड़बड़ रह जाती है। ठीक है, तो इंटरव्यू एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें। BPSC और UPPSC दोनों में बहुत का डिफरेंस है। BPSC में तो पता नहीं, उनका पूरा पैटर्न ही अजीब टाइप का है ना। पहले क्या था BPSC में, अभी एकदम एक सिंगल पेपर दीजिए और आप सिलेक्शन ले लीजिए। तो BPSC की तो बात ही जुदा है। लेकिन UPPSC में स्टिल एक पैटर्न अच्छा है। एग्ज़ाम देते हैं आप, सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा है, क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छा है, निगेटिव मार्किंग है, इंटरव्यूज़ है ना, प्रीलिम्स है, मेंस है। तो एक अच्छा पैटर्न है। ठीक है, कोई भी आदमी तैयारी करता है वो एक्सपेक्ट करता है कि हाँ, इन सब चीज़ों से जूझ के फिर हम सिलेक्शन लें, है ना। एक सिंगल एग्ज़ाम में वो तो मुझे नहीं अच्छा। BPSC का तो मतलब अलग ही पैटर्न है। पता नहीं आपको कैसा लगा, आप देखिए उसमें। अगला है OBC। OBC में अगर 445 से 455 के बीच में आपका स्कोर हो रहा है, तो आप एक्सपेक्ट कीजिए आपका इंटरव्यू कॉल आएगा। सिमिलरली SC का मैंने नीचे रखा है। एक तो SC की वैकेंसी ज़्यादा है इस बार, ठीक है। और दूसरा पेपर का लेवल अगर आप देखेंगे तो उस हिसाब से SC की जो इंटरव्यू कॉल 415 से 425 के बीच में आपका स्कोर हो रहा है, तो आपका इंटरव्यू कॉल आने के चांसेस हैं। सिमिलरली फॉर ST कैंडिडेट 410 से 420 के बीच में आपका स्कोर हो रहा है, तो आप इंटरव्यू का तैयारी कीजिए, आपका इंटरव्यू का कॉल डेफिनेटली आएगा। तो ये था आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अगर इसमें आपको कहीं डाउट लग रहा है तो आप बेशक कमेंट कर सकते हैं, या आपको इससे अच्छा बेट देखिए, आप इनसे ज़्यादा आ रहा है तो आपका अच्छा स्कोर है, आप आराम से तैयारी करिए इंटरव्यू का, है ना। होप फॉर द बेस्ट। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, तो आप इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपका स्कोर क्या रहा, सो दैट कि मैक्सिमम लोगों को एक उसका पता चले कि स्कोर अच्छा स्कोर कितने तक जा सका है। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।